नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यमेव जयते नानृतम हमारी यात्रा लगातार जारी है। लंबे समय तक जुड़े रहिएगा, ये सीरीज बहुत लंबा जाने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कल के वीडियो पर आपका बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और आप सभी चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की थ्योरी पर एक अलग प्लेलिस्ट बने। अगर और लोग वैसी इच्छा रखते हैं, कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि वो एक लंबा कमिटमेंट होगा, कई सालों तक चलने वाला। तो लेट द डिमांड कम एंड वी विल सी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमने अभी तक चर्चा की है उसी का अगला लॉजिकल एक स्टेप। अ मेसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अवेट्स अस। एक बहुत ही अजीबो गरीब, गड्ढमड्ढ और खिचड़ी बनने वाला वर्ल्ड ऑर्डर अब धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि यूनिपोलैरिटी हो गई खत्म और एक मैनेज बाइपोलैरिटी जो अमेरिका चाहता रहा होगा वो भी हो गई खत्म। तो फिर अब कुछ अलग ही सामने आ रहा है। यही हमारा आज का विषय है। बारीकी से इसकी पड़ताल की जाएगी। हमेशा की तरह आप अपनी राय कमेंट थ्रेड में पूरे जोश के साथ रखें। भले ही हमसे एग्री करें या डिसएग्री करें, शालीनता से अपनी बात बिल्कुल रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का काम। A messy new world order awaits us। इस विषय तक आने से पहले मैंने ऐसी ग्लोबल अफेयर्स की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे इससे जुड़े हुए वीडियो बनाए हैं। ये आप जरूर देखिएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी इस विषय पर काफी गहरी हो जाएगी। तो दोस्तों, जो कहानी शुरू हो रही है हमारे सामने वो ये है। From unipolar to bipolar and from unipolar to bipolar to messy multipolar, ये हमें अब देखना है। जैसा हमने पहले एक बार बात की थी, अमेरिका ने 1945 में एक नई विश्व व्यवस्था बनाई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वही एक सेठ बचा था। बाकी सारे सेठ तबाह हो गए थे, ब्रिटेन का सत्यानाश हो चुका था। और अमेरिका ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा दिमाग लगा के जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया वो 2000, 2005, 2010 तक चला और दुनिया यूनिपोलर हो गई, क्योंकि सोवियत यूनियन का पतन हो गया था और उसके बाद चीन एक दूसरे पोल के रूप में सामने आ गया। तो जब ये सब चल रहा था और अमेरिका को 1991 तक बड़ा आनंद महसूस हो रहा था, क्योंकि कम्युनिज्म का कोलैप्स हो चुका था, सोवियत यूनियन का पतन हो चुका था। उस वक्त अमेरिका के जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और फिलोसोफर्स थे, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें लिखी। फ्रांसिस फुकुयामा काफी रिस्पेक्टेड हैं, आप उन पे गूगल करें, सर्च करें। फ्रांसिस फुकुयामा ने एक ऐसे लिखा जिसका नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री, जिसमें वो लिखते हैं 20वीं सदी का पहला 50 साल हम अमेरिकन्स ने फांसीवाद को हराने में लगाया और उसका अगला 40 साल हमने साम्यवाद को हराने में लगाया। तो अब बचा क्या? अब बचा अमेरिकी उदारवाद। अब यही आगे रहेगा। इतिहास समाप्त हो चुका है एक पॉजिटिव सेंस में। Basically, Francis Fukuyama wrote that the first half of the 20th century was spent fighting fascism. We won that. And the second half we have spent fighting communism. We have won that too. So this is the end of history. Oh my God, how wrong he was to be. फ्रांसिस फुकुयामा पूरी तरह से गलत साबित होने वाले थे। इतिहास का कभी अंत नहीं होता, ये चक्रों में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इंसान गुजर जाते हैं, इतिहास चलता ही रहता है अपनी जगह। और ये गलतफहमी जिस इंसान को हो गई, उसे इतिहास सबक सिखाता है। तो अमेरिका को 91 के बाद अपनी यूनिपोलैरिटी पर काफी गर्व था, घमंड था, दम्भ था, अकड़ थी। सब तरफ बम गिराता फिरता था, सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशंस होते रहते थे। लेकिन चीन ने अपनी चतुराई से एक बायपोलर दुनिया बनाने में सन 2005-2010 तक सफलता पा ली थी। और यह बात अमेरिका को भी समझ में आ गई थी कि हम कम से कम चीन को तो कुचल नहीं पाएंगे। उन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन 2010 तक ये क्लियर था। तो अमेरिका ने कहा कि चलो छोड़ो, अगर इसको कुचल नहीं कर सकते तो थोड़ा कंटेन कर लेते हैं और एक मैनेजेबल न्यू मल्टीपोलर ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं।
तो अमेरिका इस पूरे विशाल दुनिया को, जो कि आज 8.5 अरब की है, चाहता है कि मैनेज हो जाए। एक मेरा पोल रहेगा सत्ता का केंद्र और एक चीन रहेगा, वी आर ओके। और इसके नीचे सब कुछ मैनेजेबल छोटे छोटे देश होंगे, कम ताकत वाले। तो एक थर्ड ग्रुपिंग होगी जो हमारे साथ एलाइड होगी। छोटे मोटे कोई चीन के साथ अलाय हो जाए, हमको तकलीफ नहीं है। यह अमेरिका का सपना था और इस दिशा में अमेरिका काफी आगे बढ़ भी गया था कि अचानक से दुनिया में कुछ होता है जिससे दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। और वो था फरवरी 2022 में व्लादिमीर पुतिन का यह कहना कि क्या मैं जॉब छोड़ दूं? तुम दोनों फर्स्ट पोल सेकंड पोल बना लोगे तो मैं रशिया, सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी, मतलब मैं क्या जॉब छोड़ दूं? मैं तमाशा देखने बैठा हूं इधर। और उसने दे धावा बोल दिया यूक्रेन पे, जिसने एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट्स को जन्म दिया जो अब अपने शबाब पर आ चुका है। अभी रशिया तो जीता नहीं है यूक्रेन से, लेकिन ईरान मैदान में नया आ चुका है और पूरी भू राजनीति की व्यवस्था को, सारी इक्वेशंस को अब हमें एब इनिशियो फर्स्ट प्रिंसिपल से असेस करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका, जो अब सीधे सीधे गुंडागिर्दी पर और पायरेसी पर उतर आया है। उसी से आप समझ लीजिए कितना भयानक पतन हो चुका है। तो रशिया ने जो ये चेन ऑफ इवेंट शुरू किया अपने आप को पोल बनाने के लिए, वो पोल तो नहीं बन पाया, वो थर्ड पोल भी नहीं बन पाएगा क्योंकि कुछ कारण है, मैं भी बताऊंगा आपको। तो ये था यूनिपोलर टू बाइपोलर, ये इनका सपना था कि एक तरफ मैं, दूसरी तरफ चीन। लेकिन ये मेसी मल्टीपोलैरिटी की तरफ अब हम जा चुके हैं। मेसी मल्टीपोलैरिटी का मतलब होता है पूरी तरह से भू राजनीतिक पटल पर स्पष्ट ताकतें नहीं दिखती, सब कुछ खिचड़ी हो जाता है और हर व्यक्ति अपनी ट्रांजैक्शनल एबिलिटी से फायदा लेना चाहता है दुनिया का। और फिलहाल हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट कहलाती है। टेक्टोनिक शिफ्ट आपको पता ही है, जिस पृथ्वी पर आप इतने गर्व से खड़े हैं वो पृथ्वी दरअसल चल रही है, उसमें प्लेटें हैं जो लगातार चलती हैं। वो इतनी धीरे चलती हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको सेंस नहीं कर पाते हैं, पर एक स्टेज आता है कि जब वो बुरी तरह रगड़ती है और सब कुछ टूट जाता है। तो हम उस टेक्टोनिक क्लैश, टेक्टोनिक शिफ्ट के फेज में आ चुके हैं, जहां अमेरिका तो एक पोल रहेगा, चीन भी एक पोल रहेगा, लेकिन तीसरा पोल रशिया शायद नहीं, यूरोपियन यूनियन शायद नहीं, ईरान शायद नहीं, भारत शायद हां शायद नहीं, टर्की शायद हां शायद नहीं। यही हम देखने जा रहे हैं। आपको समझ में आ गया ब्रॉडर क्या कंटेक्स्ट है आज के हमारे डिस्कशन का? तो हम एक मेसी मल्टीपोलैरिटी देख रहे हैं और इसको स्टेबलाइज होने में यहां से कम 10 से 15 साल लगेंगे। जब भी विश्व व्यवस्था पुनर्गठित होती है, पिछले 500 सालों में ऐसे ही देखा गया है, ये रातों रात नहीं होती। रिजर्व करेंसी रातों रात उसकी मृत्यु नहीं होती, कोई बड़ी ताकत रातों रात समाप्त नहीं होती। धीरे 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 सब बदलता है। तो आज हम जहां खड़े हैं 2026 में, मुझे ऐसा लगता है 2035, 2037, 2040 तक द न्यू कंटूर्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम विल हैव इमर्ज्ड। और एटलीस्ट हम सब ये उम्मीद करते हैं कि वैसा हो जाए, क्योंकि अगर कंफ्यूजन की स्थिति और लंबे समय तक बनी रही तो ग्लोबलाइजेशन की संपूर्ण मौत हो जाएगी। और अगर वैसा हुआ तो जो शेयर्ड प्रोस्पेरिटी मानवता ने पिछले 30 सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ हद तक देखी, हालांकि इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ गई जिसका परिणाम सड़कों पर सब तरफ दिखने लग गया दुनिया में, लेकिन फिर भी ग्लोबलाइजेशन से फायदे भी हुए थे, उसकी मौत हो जाएगी। उस ग्लोबलाइजेशन की मौत हो जाएगी अगर सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आई तो। यहां तक का सब क्लियर है आपको? तो बढ़िया कमेंट में अपनी राय लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं तो अभी तक कर लीजिए। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए ज्वाइन बटन को दबा के। 5 लेवल पे ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये सभी अपने आप में बहुत खूबसूरत लेवल्स हैं, बहुत सारा ज्ञान इसमें है। लेवल 3 पर हमारा लगातार पावर ऑफ 10 और करंट अफेयर चलता रहता है और लेवल 5 पे यूपीएससी का पूरा कोर्स उपलब्ध है। ज्वाइन जरूर कीजिएगा, टीम को बहुत इससे मदद मिलती है, सपोर्ट मिलता है, हिम्मत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका का सपना आखिर था क्या? वो ये चाहता था कि कंट्रोल्ड मल्टीपोलैरिटी रहे,
प्योर यूनिपोलैरिटी अब बहुत दिक्कत हो रही थी, ओवर एक्सटेंडेड हो चुके थे, जो मैंने पिछले इसमें बताया था आपको कि किस प्रकार थर्ड वर्ल्ड वॉर में ओवर एक्सटेंशन ऑफ सुपर पावर इज द जेनेसिस ऑफ द कोलैप्स। तो अमेरिका चाहता था कि एक कंट्रोल मल्टीपोलर सिस्टम बने, प्योर यूनिपोलैरिटी नहीं हो। अमेरिका एक पोल रहे, चीन दूसरा पोल रहे, और तीसरा पोल जो है जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ईयू लाइट, ये सब बेचारे चुपचाप एकदम मेरे पिछलक्कू बन के मेरे साथ बने रहे। इसमें गड़बड़ ये हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बदतमीजी से अपने एलाइज को निपटाया है पिछले 2 सालों में, ईरान युद्ध के समय किसी ने भी उनका साथ बैटलफील्ड में देने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। तो ये खाई और चौड़ी होती चली गई, और वो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप अपने एलाइज का अपमान करेंगे तो वो आपके साथ क्यों खड़े होने आएंगे। और ऐसा अमेरिका क्यों सोचता था कि मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना है, बर्डन शेयरिंग आसान हो जाएगी, फाइनेंशियल बर्डन शेयरिंग, मिलिट्री बर्डन शेयरिंग, चीन को हम रोक पाएंगे बिना गोलियां चलाए, और अलायंसेस के थ्रू हम लीडरशिप को चला ले जाएंगे। ऐसा अमेरिका का सपना था। रशिया को यह सपना बिल्कुल भी रास नहीं आया। तो रशिया ने बोला, जैसे मैंने कहा, कि मैं क्या जॉब छोड़ दूं, और रशिया मैदान में कूद पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, रशिया को कम करके आंकना ये अमेरिका को बहुत भारी पड़ गया। बेसिकली व्लादिमीर पुतिन ने इस स्टेज पर बोला, आर वी सपोज्ड टू जस्ट सिट देयर एंड वॉच द नॉनसेंस गोइंग ऑन, वी आर एंटरिंग द होल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड एंड हियर आई एम कमिंग 7 डे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। लेकिन अब वो 7 डे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे उल्टे ही पड़ गए। 4 साल में भी जेलेंस्की को हरा कहां पाए, नुकसान दोनों तरफ बहुत भयानक हो गया है। यूक्रेन वॉर विश्व सिस्टम को शॉक था। रशिया को जो ये ऑल्सो रैन बता के कोने में पटक चुके थे, वो बीच में आके खड़ा हो गया। और शीत युद्ध के बाद सब कुछ स्टेबल हो चुका है, सोवियत यूनियन का पतन हो चुका है, रशिया अपनी जगह खड़ा है, नाटो का धीरे धीरे ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है। इस विचार को रशिया ने गोली ही मार दी, और वेस्ट वर्सेस रशिया प्लस पार्शियल चाइना, इसको और बल मिला। हालांकि चीन खुल के इस युद्ध में मैं रूस के साथ खड़ा हूं, यूक्रेन को हरा दो, ऐसा उसने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो अपना अलग गेम खेल रहा है, और उसको अब रशिया की उतनी जरूरत नहीं है जितनी रशिया को चीन की है। चीन अब इतना बड़ा और भीमकाय बन चुका है कि वो दुनिया में दरअसल शांति चाहता है, ऑर्डर चाहता है, सिस्टम चाहता है, डिसिप्लिन चाहता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, ट्रेड प्रोग्रेस के लिए, मिलिट्री प्रोग्रेस के लिए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए शांतिपूर्ण दुनिया बहुत जरूरी है। अमेरिका भी इस बात को समझता है, तो अमेरिका भी मंद मंद मुस्कुराता है जब अशांति होती है, क्योंकि वो जानता है कि शी जिनपिंग को इससे बहुत तकलीफ होने वाली है। द कम्युनिस्ट ऑफ चाइना वांट शांति, शांति है एवरीवेयर, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। लेकिन रशिया थर्ड पोल नहीं बन पाया, जो पुतिन सोच के बैठे थे। क्यों नहीं बन पाया? यार, उसकी साइज बहुत छोटी है ना, 3-3.5 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है नहीं, चीन पर भारी आश्रितता है, और कोई ग्लोबल अलायंसेस तो है नहीं ना, भारत भी कोई खुल के तो अलाइड है नहीं ना उसके साथ, क्योंकि भारत इजराइल के कैंप में चला गया है, एक उदाहरण के तौर पे बोला। तो रशिया एक खेल बिगाड़ने वाली ताकत बन के रह गया। अब ये वो सोवियत यूनियन वाली बात तो रही नहीं। तो रशिया कभी भी एक फुली इंडिपेंडेंट पोल नहीं बन पाया, और न बन पाएगा आगे भी। हालांकि उसकी साइज बहुत बड़ी है, उसके पास 5000 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक्स हैं, एआई के बहुत खतरनाक डेवलपमेंट्स वो कर रहा है, अपना उसका एक स्टेबल इंटरनेट है खुद का, वर्ल्ड। लेकिन अल्टीमेटली रशिया थर्ड पोल नहीं बन पाएगा। तो ये आपको सिस्टम शॉक रशिया का समझ में आ गया, ये फंडा पूरा समझ में आ गया। तो जियोपॉलिटिक्स का जो बदलाव के फेज में अब हम जा रहे हैं, ये आइडिया आगे बहुत डेवलप करेंगे हम। इसमें से एक एक के ऊपर 10-10 वीडियो बनाए जा सकते हैं, इतना कुछ है शेयर करने का। तो आप और बताते चलिए क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है, और कौन कौन सी चीजों पर आप और वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, कमेंट्स में लगातार कीजिए। तो इस रशिया शॉक के बाद हम फिर ये पाते हैं कि अब यूरोपियन यूनियन के हाथ पांव ठंडे होने लगे। वो इस लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन एकदम रिलक्टेंटली इट हैड टू स्टेप अप, क्योंकि दरवाजे पे युद्ध हो रहा है ना, यूक्रेन को पैसा देने पड़ गया। मिलिटरीली डिपेंडेंट ऑन नाटो एंड यूएस, और नाटो पूरी तरह यूएस के ही एक तरह से आइडियोलॉजिकल नियंत्रण में है। नाटो के जो चीफ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के भक्त हैं। पॉलिटिकली यूरोपियन यूनियन बहुत फ्रैगमेंटेड है। वो तो विक्टर ओरबान की अभी हार हो गई,
हंगरी में, तो उससे थोड़ा सा इनका राइट विंग का वो झुकाव कम हुआ, लेकिन जो अगले आए हैं वो भी बेसिकली इजराइल के सपोर्टर ही हैं। इकोनॉमिकली स्ट्रांग बट स्ट्रेटेजिकली हेजिटेंट यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी ताकत है, आबादी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जीडीपी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली एकदम से युद्ध में उतर जाऊंगा वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। तो ईयू वाज एक्चुअली पुश्ड। अब कोई भी बड़ी ताकत को अगर जबरदस्ती लड़ाई में धकेला जाए तो वो कभी भी पोल नहीं बन सकती, क्योंकि वो तलवार उठाने से पहले 100 बार सोच रहा है। ऐसा व्यक्ति लड़ाका नहीं बन सकता जो सोचता है तलवार उठाने से पहले। इतिहास ने कम से कम यही सिखाया है। तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन भी आ तो गया है मैदान में, लेकिन ये पोल नहीं बन पाया। तो ये है यूरोपियन यूनियन की कहानी, देख रहे हैं आप। तो व्हाट अबाउट द ईयू, अगर कोई आपसे पूछे तो जवाब यही होगा कि भाई इंटरनली इतना फ्रेगमेंटेशन है और हेजिटेशन इतना है बड़े स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने का कि वो बहुत सोचते हैं कुछ भी करने से पहले, और उसका नेट नेट परिणाम ये होता है कि दे आर नॉट ट्रूली द पावर दे शुड बी। और अमेरिका के साथ तो ट्रांस अटलांटिक जो बंधन बंधा हुआ है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, अब तो झगड़े का बंधन है। 2% जीडीपी का स्पेंड करो, आई एम नॉट गोना सपोर्ट यू एनी मोर, व्हाई शुड वी। तो वो सब बहुत बड़ा लफड़ा हो गया भाई साहब, बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को, क्या होगा बेचारे यूरोपियन यूनियन का। और एज इफ ये सब काफी नहीं था कि इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला आई एम गोना ब्लो द इरानियंस अप, और परिणाम जो हुआ है हम सबके सामने है। अब ईरान का शौक आ गया। ये सब चल ही रहा था कि इस बीच ईरान का झटका आता है। ईरान इस सीन में पूरे 440 वोल्ट के साथ घुसता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हाथ से गया, एडवांस मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क जिंदा हो गया, जिसको हिजबुल्लाह को मरा हुआ समझ रहे थे वो तो डबल ताकत से मार रहा है इनके टैंक्स को। बहुत डीप डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिससे अमेरिका पार कभी नहीं पा सकता। हिजबुल्लाह, हुथी, मिलेशिया, हमास सब जिंदा है, कोई भी मरा तो है नहीं, जबकि इजराइल ने कोशिश पूरी कर ली। लेकिन ईरान कितनी भी ताकत लगा ले, ज्यादा से ज्यादा वो एक रीजनल स्ट्रेटेजिक पोल बनेगा। ये तो बात सभी समझते हैं, वो ग्लोबल पोल तो बनने से रहा, क्योंकि 30-35 सालों के सैंक्शंस ने सिविल इकोनॉमी को बहुत तकलीफ दी है। इनका कोई ग्लोबल अलायंस एज सच तो है नहीं, आगे बन सकता है, अभी नहीं है। और कन्वेंशनल प्रोजेक्शन एयरफोर्स और नेवल का बहुत कम है इनका। तो ये रीजनली तो पूरा कंट्रोल कर लेंगे, ग्लोबली नहीं कर पाएंगे। डोमिनेंट वेस्ट एशियन डिसरप्टर बट नॉट अ ग्लोबल पोल। तो हो ये रहा है कि एक तरफ अमेरिका एज अ पोल है जो डिक्लाइन में है, दूसरी तरफ चाइना लगातार राइज में है और वो घबरा रहा है डिसऑर्डर से, तीसरी तरफ रशिया पोल बनना चाहता था, बन पाया नहीं, बन पाएगा नहीं, चौथी तरफ यूरोप है जो बोल रहा नहीं मुझे पोल बनना नहीं, पर मुझे क्या बनना पड़ेगा, तो मैं क्या सोचूं, क्या बनूं कि नहीं, क्या करना चाहिए अपने को, बन जाए नहीं बन जाए, ऐसा आदमी कभी पोल नहीं बनता है। और पांचवा आ गया ईरान, जो एक रीजनल पोल धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। और ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड लगाना पड़ जाए अमेरिका को, तो आप उसी से समझ लीजिए कि हालत कितनी खराब हो चुकी है अमेरिका की। फेस सेवर उनको चाहिए किसी भी कीमत पे, वो मिलने वाला है नहीं, बात बहुत आगे जा चुकी है। इस पे पिछले वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा। तो ये है ईरानियन शॉकर, इसने सब कुछ बदल दिया। तो फिर बचा कौन? अब पांचवें दर्जे पे कौन आ रहा है पोल में? हायरार्किकल बात नहीं हो रही है, लेकिन फिफ्थ, इंडिया स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अलायंस बाउंड नहीं है अभी, हालांकि अब अमेरिका का प्रभुत्व बहुत बढ़ता जा रहा है जैसे इजराइल का। यूएई हाइपर प्रेगमेटिक है, हेजिंग अक्रॉस ब्लॉक से सीधे एंटी ईरान हो चुका है। टर्की रजब तैयब अर्दोआन वाला बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, नियो ऑटोमन उसके एम्बिशंस हैं, और टर्की को ये ईरान ने जो कुछ किया है उससे बहुत बड़ा झटका भी लगा है और बहुत बड़ा संदेश भी मिला है। तो रजब तैयब अर्दोआन के बारे में ये कहते हैं कि बोलते तो बहुत हैं, लेकिन एक्चुअली वॉर फील्ड में जब करने की कुछ बारी आएगी तो शायद कुछ भी नहीं करेंगे। दिस इज अ वेरी कॉमन ओपिनियन अबाउट अर्दोआन फ्रॉम द लीडिंग जियोपॉलिटिकल थिंकर, दैट ही मे एक्चुअली नॉट स्टेप अप if needed like Iran did, although it's a very powerful country। तो आप टर्की की कहानी जानते हैं, 600 साल ऑटोमन एम्पायर था, उस्मानी साम्राज्य, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पतन हुआ, और उसके बाद मुस्तफा कमाल पाशा ने, कमाल अतातुर्क ने पूरा आधुनिक टर्की सेक्युलर प्रोग्रेसिव मिलिटरीली स्ट्रांग बना के दिया, जो अर्दोआन ने 20 साल पहले पूरा कब्जा कर लिया, और उसको फिर धीरे धीरे वो इस्लामिज्म की तरफ ले गए। तो टर्की की अपनी अलग ही कहानी पूरी चल रही है। तो ये स्विंग स्टेट्स बन चुके हैं, इंडिया हो गया, यूएई हो गया, टर्की हो गया, ऐसे और भी हैं। तो ये आज की तारीख में दुनिया की कहानी है।
अब इस आइडिया को हम आगे और आपके साथ डेवलप करेंगे आने वाले दिनों में, जैसा कि आप बहुत क्लियरली यहां देख रहे हैं। तो अब विश्व की भू राजनीति किस दिशा में जा रही है, एकदम टॉप लेवल का विचार है। सबसे ऊपर दोनों पोल हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे होंगे। ऑडियो वीडियो बढ़िया चल रहा है ना हमारा इसमें? कमेंट दे दीजिएगा, एक बार फीडबैक दे दीजिएगा। तो ये यूएस और चाइना टॉप पोल्स पे रहेंगे, एक पोल दूसरा पोल। सबके अपने अपने अलायंसेस भी ग्रो होते रहेंगे और ये दोनों कोशिश करेंगे कि आपस में कभी लड़ाई नहीं हो, क्योंकि बहुत भारी नुकसान होगा, दूसरे ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपको टीयर 2 की पावर दिख रही है, जिसमें रशिया और ईयू हो गया। और फिर उसके बाद तीसरे सारे स्ट्रॉन्ग पावर्स, जो इनमें से किसी के साथ पूरी तरह विजिबली अलाइन नहीं होंगे, जिस पे मैंने आपके साथ फिफ्थ पोल करके बात की। तो ये है आज की जियोपॉलिटिकल स्थिति। ये काफी बड़ा मैस है, इसको अभी सुलझने में 10 से 15 साल का समय लगेगा, ये आमतौर पे सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो इसके ऊपर हम नजर लगातार बनाए रखेंगे, आप तक ये ज्ञान लाते रहेंगे। कैसा लगा आज का सेशन? सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा लगा हमें बताएं कमेंट में। ज्वाइन का बटन दबा के पांचों लेवल चेक करें और कोई ना कोई आपके हिसाब से ज्वाइन जरूर करें और दूसरे अपने साथियों को इस बारे में बताएं। आज हम अपना काम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसी से जुड़े और नए विचार लेकर फिर हाजिर होंगे। मेसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अवेट्स अस। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।